This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस लंच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर अली। नाज़रीन, बिज़नेस लंच में आज हम बात करने जा रहे हैं डॉलर की, रुपये की और साथ साथ आपको मैं कहूँगी जब हम जिक्र करते हैं फ़ॉरेन करेंसी की, तो फ़ॉरेन करेंसी का जब भी कॉन्सेप्ट जहन में आता है तो डॉलर सबसे पहले और सबसे आगे होता है। और आप जानते हैं कि कितना अहम किरदार अदा करता है डॉलर करेंसी में, ये हमारे गेस्ट भी हमें बताएंगे। अमूमन हमने ये भी देखा कि मनी चेंजर जो हैं उनका वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं फ़ॉरेन करेंसी के हवाले से, या हुकूमत पे ये सब कुछ कितना असरअंदाज होता है, ये आज हम बात करेंगे इस अपने प्रोग्राम में हमारे मेहमान से। मैं चाहूँगी जो हमारे मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करवा दूँ। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त मलिक बोस्तान, प्रेसिडेंट फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। थैंक यू सो मच मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और सबसे पहले तो यही कि जब डॉलर का, मैंने जिस तरह कहा कि हकीकत है कि नहीं कि फ़ॉरेन करेंसी का जब भी जिक्र आता है तो डॉलर जो है सबसे ऊपर होता है। तो चलें डॉलर का हाल ही बता दें, क्या इस वक्त सिचुएशन है, स्टेबल है या नहीं? नहीं, पाकिस्तानी रुपया स्टेबल है। दिसंबर में अगर आप देखें तो 108 रुपये को टच कर गया था और फिर असाक डार साहब से हमारी मीटिंग हुई, गवर्नर स्टेट बैंक भी थे और हमारे तमाम नुमाइंदे भी शामिल थे। तो उसके बाद जो है स्ट्रेटजी बनाई गई और स्टेट बैंक से मिलकर हमने डॉलर का रेट आज अल्लाह का शुक्र है 106 रुपये के करीब, इससे भी बल्कि कम हो गया है। तो पाकिस्तानी रुपया मजबूत ही हुआ है और डॉलर का रेट गिरा है और इंटरनेशनली भी डॉलर का रेट अब गिर रहा है और इसका असर पाकिस्तान में भी आया है। हाँ, तो ये यानी कि अच्छा साइन है। पाकिस्तानी इकानमी के लिए बहुत अच्छा है और उसके बुनियादी वजह ये होती है डॉलर का रेट जितना कि इन्फ्लेशन कम होगा, आपने देखा इंटरेस्ट रेट कम तरीन सतह पे आ गया। तो डॉलर का रेट जितना कम होगा महंगाई कम होगी और उससे हमारी जो है इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। हमारे बैरूनी की जो कर्जे हैं 60 अरब डॉलर के, अगर 1 अरब डॉलर गिरता है तो हमारा 60 अरब रुपया कम हो जाता है। तो इससे पाकिस्तानी मैशत पे बड़ा गहरा असर आता है, पाकिस्तान की इकानमी पे बड़ा असर आता है। जिस तरह आपने कहा कि डॉलर जो है वो गिरता है तो पाकिस्तानी जो है ज़्यादा यहाँ पे महंगाई कम होती है और इस तरह आपको अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलती है। मगर ये हैरानकुन बात है कि हम देखते हैं इसी तरह पेट्रोल के लिए भी है कि पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी तो आपकी महंगाई भी कम होगी, इन्फ्लेशन कम होगा, मगर नज़र तो कुछ नहीं आता ऐसा। ये सिर्फ ये क्या कागजी बातें हैं या ऊपरी बातें हैं? किस कॉन्सेप्ट से आप कह रहे हैं? क्योंकि महंगाई तो हम देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल प्राइसेस कम हुई तो किसी पे असर नहीं पड़ा। देखो पेट्रोल जो प्राइसेस थी 100 से ऊपर चली गई थी और अब मेरे ख्याल 75 के करीब है। असर तो आया है लेकिन इतना नहीं आया जितना आना चाहिए, क्योंकि उसमें खौफ, असल मसला ये खौफ है हुकूमत में भी किसी वक्त भी बढ़ सकता है और बड़ी हुई चीज़ को घटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत भी जो है वो इस तरह स्टेप ले रही है कि आहिस्ता आहिस्ता 1 बाई 1 जितना इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रहा है और इतना यहाँ भी कम हो, अगर अचानक बढ़ भी जाता है तो लोगों को यकीन नहीं है कि आया ये देर पा होगा भी नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऑयल की कीमतें हमेशा गिरेंगी या बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया ने जब ऑयल की कीमतें, क्रूड ऑयल की कीमतें 130 डॉलर तक गई हैं तो उन्होंने बड़े सीरियस होकर सोचा है कि हमें मुतबादल तवानाई के जो है ज़रा इस्तेमाल करने चाहिए। उन्हीं वजह से आज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो सारी जो है पूरी टेक्नोलॉजी इस पे बन रही है। और दुनिया के इस वक्त जो डेटा में पढ़ रहा था 30% ऑयल, क्रूड ऑयल से आप दोनों लोगों ने कन्वर्ट कर लिया दूसरे ज़राए पे। तो आने वाले दिनों में लगता है कि क्रूड ऑयल की कीमतें और भी गिरेंगी, क्योंकि शेल गैस जो अमेरिका की निकली है वो 50% दुनिया का इस वक्त 95 मिलियन जो है बैरल डेली पैदावार है, इसकी डिमांड है दुनिया की। तो उसमें से 50% मिडिल ईस्ट में और 50% यूरोप और अमेरिका में चला गया। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में जी कंपटीशन होएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब 100% उसके पास ज़खायर निकल आए, अमेरिका के पास दुनिया का 50% वो प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये इनकी आपस में भी अजारादारी चाह रही है कौन सा मुल्क अपनी मार्केट पे कैप्चर करे। और आपने देखा मिडिल ईस्ट में उसका बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है। सऊदीया का जो 95 बिलियन डॉलर जो है वो उनका वो हुआ है, ट्रेड गैप आया है और आगे मजीद बढ़ भी सकता है। अच्छा मलिक साहब, बात कर लेते हैं थोड़ी मनी चेंजर्स की। मैं आपसे ये मालूम करना चाह रही हूँ, जैसे मैं कारसाज से जब निकलती हूँ और क्लिफ्टन तक आती हूँ तो बहुत सारी मैं देखती हूँ मनी चेंजर्स की शॉप्स हैं, बैठे हुए हैं। जानना ही चाहती हूँ कि थोड़ा आइडिया दें कितनी तकरीबन कराची में होंगी शॉप्स और कितने जो हैं लाइसेंस याफ्ता हैं, रजिस्टर्ड हैं?
इस वक्त 1200 हमारी लोकेशन है एक्सचेंज कंपनी की, जो कि लाइसेंस के साथ काम कर रही है पूरे पाकिस्तान में। ओके, 1200 पूरे पाकिस्तान में? जी, तो ये तो मैं देखती हूँ कि ये तो हर जगह जैसे नहीं, यहाँ कराची में बड़े शहरों में ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ आबादी भी ज़्यादा है, तो इसलिए शहर फैसल पे खास इस वक्त कोई 30 की एक्सचेंज कंपनी के दफ्तर बने हुए हैं मेन शहर फैसल पे, जो आप देखती हैं। तो आपको हर मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर 2-3 नज़र आ ही जाते हैं। तो इसलिए तो ये बड़े अच्छे से है ना, एक्सचेंज कंपनियों का बड़ा आम रोल है और हमेशा पाकिस्तान की इकानमी में पाकिस्तानी रुपए को मजबूत बनाने में, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में। थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या उनका मेन रोल क्या, जिस तरह आपने कहा ना कि अहम रोल है, किस आपने कहा रजिस्टर्ड भी हैं, सारी रजिस्टर्ड हैं या नहीं अनलाइसेंस लोग भी हैं? तरीका क्या है, क्या कौन लोग होते हैं, ये क्या तरीका होता है? देखिए, हमें तो बस इतना रिश्ता पता है, जाते हैं हमारे पास अगर कोई फॉरेन करेंसी होती है बस उसको हम पाकिस्तानी रुपए। देखो, इनका सबसे बड़ा रोल है एक्सचेंज कंपनियों का। जो 98 में पाकिस्तान ने जब एटमी धमाका किया तो पाकिस्तान में इकोनॉमिक सेक्शन लग गई और यूरोपियन कंट्री और G7 की पूरी कोशिश थी पाकिस्तान किसी तरह डिफॉल्ट कर जाए और इनका जो एटमी प्रोग्राम इसको हम रोल बैक करें। तो सिर्फ $500 मिलियन के रिजर्व रह गए थे और पाकिस्तान को ऑयल की पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उस वक्त हमने फॉरेन एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक मियां नवाज शरीफ साहब से मीटिंग की और उन्होंने हमें कहा कि आप जो है हमारी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को कोई इमदाद देने को तैयार नहीं, तो आप क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज से वाबस्ते हैं जी, तो आप अपने सोर्स से जो है ये डॉलर लेके आए ताकि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट न करे और जो हमने पेमेंटें देनी है, जो कर्जे देने वो हम दे सकें। तो हमने बड़ी कोशिश से करके हमने बाहर के मिडिल ईस्ट का दौरा किया, दुबई का दौरा किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों जिनके पैसे वहाँ बैंकों में पड़े हुए थे उनसे रिक्वेस्ट की कि डॉलर का रेट गिर जाएगा, आप वापस पाकिस्तान लेके आए। तो आपने इनसे भी रिक्वेस्ट की है, जो अभी मैं उस पर आती हूँ पनामा लीक्स के जी, उसमें बहरहाल उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तान ने बड़ी हेल्प की और यकीन करें कि हमें उस वक्त उम्मीद भी नहीं थी कि इतना पैसा पाकिस्तानी हमें पाकिस्तान लेके आएंगे और 3 महीने में $2 अरब हम लेके आए और पाकिस्तान की जो LC थी बाहर के बैंकों ने उस पर बैन लगा दिया कि पाकिस्तान के इतने रिजर्व नहीं है, 3 महीने की LC में चौड़ी नहीं हो सकती, तो बाहर की बैंकों की LC एक्सेप्ट करेंगे। तो इसाक डार साहब जो उस वक्त ट्रेड मिनिस्टर थे उनको वापस फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया मियाँ साहब ने और उन्होंने हमसे मीटिंग की, हर वक्त हमारे से राब्ते में रहते थे। तो $8 अरब हमने उनको प्रोवाइड किए 4 साल में और बड़ा अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान को फिर उसी IMF ने इकोनॉमिक सेक्शन भी हट गई, वही पाकिस्तान के LC'याँ भी दोबारा एक्सेप्ट होने लगी। तो ये बड़ा रोल है हमारे फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का। इससे तो पूरी हुकूमत भी और आवाम ने भी बड़ा इसको सराहा है कि एक छोटी सी एसोसिएशन ने कितना बड़ा काम कर दिया। तो ये सब बड़ा अल्लाह का करम था। तो अभी भी पाकिस्तान जितने भी जब भी डॉलर का रेट करता है इसाक डार साहब गवर्नर साहब हमें बुलाते हैं और हमारी पूरी उनके एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है और पाकिस्तान के दुश्मन है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, तो इस तरह के अरबे इस्तेमाल किए जाते हैं पूरी दुनिया में होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनके अरबों को नाकाम बनाया, स्पेकुलेशन को ख़त्म कराया। आज डॉलर का रेट जो है इंटर बैंक के बिल्कुल करीब है और बड़े आसानी से हर जगह मिल रहा है, कोई ब्लैक मार्केट नहीं है। एक 98 में जो है ब्लैक मार्केट का ये आलम था कि इंटर बैंक तो 44 था और फ्री मार्केट का रेट जो है वो 64 रुपये था, यानी कि 10 रुपये का फ़र्क था। और लोग जो हैं हुंडी हवाले से अपने सारी ट्रांजैक्शन कर रहे थे। जब हमने अपील की तो उन्होंने लीगल चैनल पे लेके आए और अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान वही पाकिस्तान जिससे डिफ़ॉल्ट होने की खबरें हो रही थी, जिसकी टूटने की पेशन गोइयाँ हो रही थी, आज बड़े ताकत के साथ तवानाई के साथ दुनिया के सामने मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसी पे जब बात आगे बढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि मनी चेंजेस की भी आपसे बात कर रही थी, इन पे इल्ज़ाम भी रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग, आपको याद होगा एक वाक़या खानानी कालिया का था कई साल पहले, तो उस केस का क्या बना? क्या अभी तक वो उसी तरह है? नहीं, वो एक इल्ज़ाम था, साबित नहीं हो सका और अल्लाह का शुक्र है ये देखो ना उन्हें हाई कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने बाइज्जत बरी की है। तो ये तो इल्ज़ाम था, कोई साबित नहीं हुआ। और साबित होने जब तक इल्ज़ाम तो हर किसी पे लगता है, लेकिन असल चीज़ है कि आप अगर जुर्म किया है और उसकी साबित हो जाता है फिर उसको सही हकीकत कहा जाता है। तो खनानी का लिए जो केस था वो उन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी की है और दोबारा उनकी इंक्वायरी हुई, उसमें भी वो लोग कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज़ भी है, ये जो पैसा बाहर आता जाता है इसमें भी मनी चेंजेस का काफ़ी कहा जाता है कि हाथ है, जो दहशतगर्दों के लिए भी इस्तेमाल होता है। इसको थोड़ा बताएं क्या है, कोई इसको लीगल वे किस तरह बनाया जाए, कोई सजेशंस हैं क्या?
नहीं, हमारी मीटिंग भी होती है और इसमें मैं समझता हूँ मनी चेंजर्स में कोई जो लीगल मनी चेंजर है वो इन्वॉल्व है। इसमें अनलाइसेंस मनी चेंजर की तादाद 6000 के करीब है और हमारी तादाद सरप्राइजिंग जब आपने कहा 1200 पूरे पाकिस्तान में। जी, सिर्फ जो लाइसेंस है सिर्फ 1200 है और बाकी जो अनलाइसेंस है वो 6000 है। तो उनका नाम भी हमारे साथ ही अटैच हो जाता है। मनी चेंजर के तदारुक नहीं करना चाहिए, कोई हल नहीं निकालना चाहिए? नहीं, हमारी बिल्कुल मीटिंग हुई थी, इसाक डार साहब को भी हमने कहा है, गवर्नर साहब को भी कहा है, तो वो भी इस पर एक्शन ले रहे हैं और कोई ऐसा लाभ बना रहे हैं कि बगैर लाइसेंस के कोई काम ना कर सके। और पूरी फौज को भी इसकी बड़ी फिक्र है क्योंकि टेररिस्ट फंडिंग इनके जरिए होती है। यही मैंने आपसे कहा। और इसके लिए हमें कहते हैं हमने भी हमारे खुद अपना कारोबार बहुत ख़राब होता है और स्मगलिंग जो है हो रही है या इंडिया वाला हो रहा है तो इनके थ्रू हो रहा है। अब आम आदमी को नहीं पता कि लाइसेंस मनी चेंजर क्या है और अनलाइसेंस मनी चेंजर क्या है। वो कोई भी पकड़ा जाता है तो बस एक्सचेंज कंपनी या मनी चेंजर का नाम है। तो बात है ना कि आपने कहा आम आदमी को नहीं पता, आपने कहा है, तो इसीलिए मेरे लिए सरप्राइजिंग था कि जब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं तो इतने से रास्ते में इतनी शॉप्स देखती हूँ, इतने मनी चेंजेस देखती हूँ और आपने एकदम से कहा 1200, तो ये एक आम आदमी वाली बात, मैं भी एक आम आदमी हूँ कि एकदम से हुआ कि लाइक आप ये कह रहे हैं अब 6000 समझ आता है बगैर जो कि बोर्ड लगा के बैठे हुए हैं। और पेशावर में देख लें, कोयटा में देख लें, ये जो छोटे छोटे शहरों में। इस सिलसिले में मलिक साहब ये आपकी फॉरेक्स एसोसिएशन का क्या रोल है? क्या ये मीटिंग्स के जरिए इसको हल किया जाएगा या कोई स्टेप भी लिया जा रहा है? देखो, इसके लिए हमने 98 से हमारा ये मुतालबा है कि अनलाइसेंस मनी चेंजर को लीगलाइज या तो किया जाए, छोटे जो मनी चेंजर हैं उनको लाइसेंस दिए जाएं ताकि एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाए। और आप उसका देखो पूरी दुनिया में इस वक्त रेगुलेट हो रहा है और अनलाइसेंस जो बिजनेस हो रहा था उसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। अब 91 से पहले आपको याद होगा डॉलर रखना भी जुर्म था। मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, उन्होंने फ्री इकानमी का नारा लगाया और उन्हें जब पता चला कि हमारे 70 लाख लोग बाहर काम कर रहे हैं और बड़ी तादाद में फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं और रास्ते में उनको पुलिस कभी पकड़ लेती है, कभी FIA पकड़ लेती है, FIR काट लेती है पैसे। वो कहते हैं भाई हम बाहर से कमा के लाएं, बाहर से हमें तो हम पाकिस्तान डॉलर या रियाल ही लेके आएंगे, पाकिस्तानी हम कहाँ से लेके आएँ। तो उन्होंने उसको फ्री में उसको लीगलाइज किया और डॉलर रखना जो है पाकिस्तान के लिए बड़े जो पहले जुर्म होता था अब एक स्टेटस बन गया। तो डॉलर अकाउंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया और ये भी पाबंदी हटा दी कि जितना मर्जी आप बाहर पैसा ले जाएं ले आएँ। तो उस ऐलान के बाद आपने 11 बिलियन डॉलर पाकिस्तान लेके आए। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था और उस चीज़ पाकिस्तानी नवाज शरीफ को आज भी दुआएं देते हैं कि हमें जूते भी हमारे और सर भी हमारे ही होता था। तो ये उसके बाद एक्सचेंज कंपनी वजूद में आई, मनी चेंजर वजूद में आए। तो उसके ये यानी कि उसके बाद आप देखें एक्सचेंज कंपनियों ने अभी तक कोई तकरीबन 2004 तक कोई 10 अरब डॉलर दिए थे और 2004 से अभी तक तकरीबन 15 अरब डॉलर दिए हैं। तो ये अगर इस कितना बड़ा मुल्क को पॉजिटिव आया है तो पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ है। आज जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, बाहर से आते हैं, बड़ा आसानी हर जगह उन्हें डॉलर मिल जाते हैं, कोई भी करेंसी वो लेना चाहते हैं उनको मिल जाती है। पहले आपको याद होगा किसी ने बाहर ट्रैवल कोटे पे बैंकों में उनको लाइनें लगानी पड़ती थी, पासपोर्ट लेके जाना पड़ता था। ये सारी चीज़ों से छुटकारा मिल गया। तो ये पाकिस्तान अवाम की भी इज्जत अफजाई हुई है, हुकूमत का भी क्रेडिटबिलिटी बड़ी है, एतमाद बढ़ा है लोगों का। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है। तो मैं समझता हूँ इस तरह जो लोग बगैर लाइसेंस के काम कर रहे हैं उनको भी एक कमेटी बना के इस तरह उनको भी मौका दिया जाए ताकि जो हज़ारों की तादाद है। जी हाँ, बहुत बड़ा। तो इसको बड़ा ईजी करके उनको लोग इस नेटवर्क में अगर हम शामिल कर लेते हैं, जैसे दुबई ने हवाले के लाइसेंस दे दिए। क्या नेटवर्क में शामिल होना मुश्किल है जो ये लोग रजिस्टर्ड नहीं हो रहे या लीगली काम नहीं कर रहे? कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी जो कि हुकूमत ने पहले मनी चेंजर के लिए सिर्फ 25 लाख रुपए की कैपिटल होना जरूरी था। तो छोटे मैंने आपसे पूछना था अगर कोई मनी चेंजर बनना चाहता है, वो इतना आना चाहता है तो वो क्या करे? 2004 से पहले 25 लाख पे आप मनी चेंजर बन सकते थे, लेकिन अब उस पर पाबंदी लगा के एक्सचेंज कंपनियां बना दी गई हैं। तो एक्सचेंज कंपनी के 20 करोड़ रुपये होना जरूरी है। तो इतना बड़ा अमाउंट हर आदमी एक्सचेंज कंपनी नहीं खोल सकता। तो इसके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को हमारे अगली जो मीटिंग हम कोशिश करेंगे ये एजेंडा इसाक डार साहब के सामने पेश किया जाए। कोई इस तरह के जो लोग बगैर लाइसेंस के उनके लिए प्लेटफार्म दिया जाए ताकि वो भी इस नेटवर्क में शामिल हो, उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो मॉनिटर हो सकें। तो उससे मुल्क को भी फायदा है और जो टेररिस्ट फंड है वो नज़रों में आ सकती है। एक चीज़ और बताएं मलिक साहब, चलें हम मनी चेंजर्स की तो बात कर रहे हैं, उनको होना चाहिए लीगल, बेशक इसमें कोई शक नहीं कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं होते उस अच्छी तरह आप अपना काम भी नहीं कर पाते। मगर मलिक साहब
खुद आप बता रहे हैं फॉरेक्स एसोसिएशन है, उसका काम है और हेल्प भी करती है, और इस एसोसिएशन की मैं बात करूं तो थोड़ा सा जानना चाहूँगी इसमें कितने लोग मेंबर हैं और किस तरह इसमें आते हैं लोग रजिस्टर्ड? 2004 से पहले हमारे 450 मेंबरान थे। तो उसके बाद जो है मनी चेंजर को ख़त्म कर दिया, एक्सचेंज, तो काफ़ी लोग हमारे चले गए। तो इस वक्त भी हमारे कोई तकरीबन 100 की मेंबरान हैं। अच्छा। क्योंकि काफ़ी कंपनियां मर्ज हो गई हैं और छोटे ए कैटेगरी है वो तकरीबन इस वक्त 27 है। और बी कैटेगरी है वो भी तकरीबन 50 के करीब। किस लेवल से बनती है कैटेगरी? जैसे आपने कहा ए का मतलब है कि आप एक्सपोर्ट, मनी ट्रांसफ़र, इनवर्ड, आउटवर्ड, डिफरेंट उसमें आप काम कर रहे हैं। उसका कैपिटल 200 मिलियन है, 20 करोड़। और जो बी कैटेगरी है उसका कैपिटल जो है तकरीबन 5 करोड़ के करीब है। तो उसके कैपिटल कम कर दिया गया, उसका कैपिटल ज़्यादा है और उसकी फैसिलिटियाँ भी ज़्यादा है, टीटी ड्राफ्ट की सहूलत भी है। तो इसलिए 2 कैटेगरियाँ इस वक्त चल रही हैं। तो पहले जो मनी चेंजर था वो 25 लाख पे बनता था। तो अब सारे उनको मर्ज करके जो है अभी जो है अब दिन ब दिन हुकूमत की कोशिश है, स्टेट बैंक की कोशिश है कि ये भी एक कैटेगरी में शामिल हो जाए। लेकिन इनके पास इतना कैपिटल नहीं है। हो सकता है आगे चल के कोई पॉलिसी ऐसी बनाई जाए कि जो है कि मिनिमम इतना रखा जाए कि जिसपे कोई ऐसा हमारा ये है कि हम ये चाहते हैं कि छोटे जो सरमाएदार है या छोटा जो मनी चेंजर है वो भी किसी तरह इस नेटवर्क में आ जाए, उसको रेगुलेट किया जा सके। उसकी इतनी ट्रांजैक्शन अभी रेगुलेट नहीं हो सकती। अगर वो कुछ भी कर ले तो कोई ऐसा अदारा नहीं है जो उनको चेक कर सके। स्टेट बैंक ऐसा अदारा है जो सिर्फ अपने लाइसेंस ही को चेक कर सकता है, वो अनलाइसेंस को तो नहीं चेक कर सकता। तो इससे फिर तो मैं देखा है तो उन्हें कोई नुकसान तो नहीं है, जो लोग जिनका लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं, उन्हें तो फायदा है। उन्हें तो बहुत फायदा है ना इनकम टैक्स देना पड़ता है, ना सेल टैक्स देना पड़ता है, ना उन्हें किसी का जवाबदेह होना पड़ता है। तो वो तो नहीं चाहेंगे हम इस नेटवर्क में आए, लेकिन हम चाहते हैं कि वो आए। ये आपने टैक्स की बात कर दी, अभी हमें करनी थी, मैं चाहती थी ब्रेक के बाद इस पे चलें, आ जाते हैं इसके ऊपर। ये 16% का भी एफबीआर ने टैक्स लगाया है। उसके बाद हम देख रहे हैं सिंध रेवेन्यू ने भी सेल्स टैक्स का कर दिया है। क्या इससे क्या आप लोगों को इफेक्ट पड़ेगा? क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नहीं, ये बिल्कुल नेगेटिव है और ये मैं समझता हूँ हुकूमत के खिलाफ साजिश है। क्योंकि साग डार साहब ने हमारे साथ 2014 में मीटिंग की थी जनवरी में, और हमने उन्हें बताया तो उस वक्त ये टैक्स लगाए गए थे। तो उन्होंने जो अपना काउंसिल ऑफ कॉमन टेस्ट है CCI में, उसमें उन्होंने इसको विड्रा कराया था और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अब दोबारा ये नोटिस 8 कंपनियों को भेजे गए हैं, 24 करोड़ के नोटिस भेजे गए हैं। तो उससे बड़ा एक खौफ और राज फैला हुआ है। मैं सब एक्सचेंज के में नींदें हराम इन्होंने कर दी नोटिस ने। तो आज हमारी गवर्नर स्टेट बैंक से भी मीटिंग थी, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ये गलत किया गया है, पाकिस्तान के रुपये को इसको जो हमने बड़ी मुश्किलों से मुस्तहकम किया है, इसे गैर मुस्तहकम किया है। आप लोगों ने हेल्प की हमेशा? हाँ, बिल्कुल हुकूमत की हेल्प की है और पाकिस्तान के मुफाद में हमने काम किया, पाकिस्तान के इंडस्ट्री में काम किया। तो साग डार साहब को भी हमने लेटर लिख दिया, हमारी पूरी कोशिश किस तरह, क्योंकि वो इस वक्त इतने ज़्यादा बिजी हैं, बजट सर पे है और बाकी आपके सामने पनामा लीग्स के जो है मसले हैं वो खड़े हुए हैं और उनकी मीटिंगें चल रही हैं। तो हमें भी पता है उनका शेड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन हमारी कोशिश होगी, लेटर हमने लिख दिया है, किसी तरह वो इसको FBR को और सिंध रेवेन्यू को बोलेंगे वापस लें, क्योंकि ये बिल्कुल गैर कानूनी टैक्स है। क्योंकि ऑलरेडी जब वापस हो चुका है तो दोबारा लगाने का तुक नहीं बनता। और मैं समझता हूँ हुकूमत के खिलाफ साजिश है और किसी तरह ये लोग इनको इंक्वायरी होनी चाहिए। एक चीज़ है ही नहीं और दोबारा आप क्यों लगा रहे हैं? तो अच्छा मलिक साहब, आपने कहा 8 कंपनियों को ये एक हमारी, तो ये क्या वजह है सिर्फ 8 कंपनियों, बाकी कंपनीज का क्या है? सबको मिला है, लेकिन 8 को मिल चुका है, सबको सब हो चुका है। जो कराची वाली थी उनको मिल गया, बाकी दूसरे शहर जिनके हेड ऑफिस कराची में थे उनको तो मिल चुका है। तो बल्कि एक HBL एक्सचेंज के तो 3 करोड़ पे उसको डिडक्ट भी कर ली गई जबरदस्ती। तो अभी उन्होंने कोर्ट में उन्होंने अपील की हुई है कि ये गलत लगाया गया। तो मैं समझता हूँ ये हुकूमत को बड़ा सीरियस लेना चाहिए और इसको फौरन एक्शन लेना चाहिए, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए और हुकूमत को बाद में हाथ बलती रह जाए। तो इससे बेहतर है कि जल्द से जल्द फैसला करना चाहिए। और साग डार साहब के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और वो FBR से पूछेंगे जब एक चीज़ हुकूमत ने ख़त्म की तो दोबारा उन्होंने क्यों इशू की है। ये हुकूमत के खिलाफ साजिश ही हो सकती है, कोई हुकूमत का सपोर्ट नहीं हो सकता। कोई रीज़न नहीं आप लोगों के सामने आई FBR की तरफ से कि क्यों? नहीं, मैं तो समझता हूँ इनको जो टारगेट दिया गया है तो उन्होंने बोला इनको ही मुर्गा बना लो, और कोई वजह नहीं आती कि एक चीज़ ऑन रिकॉर्ड वापस की गई है तो उसको क्यों लगाया गया। तो इससे मतलब है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है, हुकूमत के खिलाफ साजिश है, हमारे खिलाफ साजिश है, इसको बेनकाब होना चाहिए। सही। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ा सा पनामा लीक्स पे। जी। बड़ा शोर उठा, ये ऑफशोर कंपनीज क्या हैं, क्या मनी चेंजर्स को आप लोगों पे कोई इसका इम्पैक्ट पड़ा या नहीं?
नहीं, हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने, हम तो हमारे हाथ साफ है। पैसा आना चाहिए था वहाँ, इतना पैसा वहाँ चला गया, जहाँ होता तो क्या बात थी। देखो एक चीज होती है, सरप्राइज था आप लोगों के लिए या आप लोगों को अंदाजा था? नहीं, देखो ये तो मीडिया में आ रहे कि पाकिस्तानी के 200 अरब डॉलर स्विट्जरलैंड में पड़े हैं। ये तो हमेशा बात करते हैं, पाकिस्तान ले आओ किसी तरह से, पाकिस्तानी यूरोप ही बन जाएगा। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ पूरे हो जाएंगे सारे। देखो कई चीज़ें होती हैं, आप किस मस्बत पॉजिटिव अगर से लेते हैं तो वो पॉजिटिव फ़ायदे देती है, नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑफशोर कंपनियाँ कोई पूरी दुनिया में, ऑफशोर का मतलब है टैक्स फ्री। पाकिस्तान भी ऑफशोर में के आप ग्वादर दें वो भी टैक्स फ्री है, अतार भी टैक्स फ्री है। इस तरह कई कंट्री होते हैं कि वो टैक्स फ्री अपने बैंक रखते हैं और लोगों को कहते हैं कि हम आप पैसा लेके आए, वो अपनी इकानमी में उसको फ़ायदा उठाते हैं। तो इस वक्त मैं बता दूंगा आपको 105,000 बिलियन डॉलर ऑफशोर कंपनियों के पड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और पूरी जो अमेरिका का कर्जा है वो साला 19,000 बिलियन है, और यूरोप का कर्जा जो है 16,000 बिलियन है। तो ये 105,000 बिलियन डॉलर, ये जो मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए एक छुपा हुआ खजाना जाहिर कर दिया है। तो इसको हुकूमत को, अपोजिशन को ठंडे मिजाज के साथ मस्बत अंदाज में इसको वापस लाना चाहिए, ना कि ये एक सजा के नाम पे लोगों को खौफजदा करें और जो वो लाना चाहता है वो भी ना ला सकें। मैं समझता हूँ एक कानून बना लेना चाहिए। अभी मौका है कि जो भी एक कानून लॉ पास करेंगे, जितने भी पाकिस्तानियों के ऑफशोर कंपनी में पैसा पड़ा है वो डिक्लेयर करें, उनसे कोई पूछ गुछ नहीं होगी। और अगर वो इस पीरियड में डिक्लेयर कर देते हैं, तो अगर उस पीरियड तक कोई डिक्लेयर नहीं करे फिर उन पर प्लेंटी रखी जाए। तो इससे ये है कि लोगों को एक एतमाद होएगा और कोई हुकूमत आए जाए उसका कोई वास्ता नहीं है, उनसे कोई पूछ गुछ नहीं करेगी किस तरीके से गया है, क्यों गया। बात हो गई जो ब्लैक को व्हाइट मनी करने की बात। हाँ, ये एमनेस्टी आप देते रहते हैं, अभी आप कितनी दफा दे चुके हैं, तो ये भी उसी की एक किस्म है। तो इस पैसे को पाकिस्तान लोगों को एक महफूज रास्ता दें, उस पैसे को पाकिस्तान की इकानमी में आने दें, उस पैसे को लोगों को डराए नहीं। अगर वो लीगल है या इलीगल ये तो अल्लाह ही जानता है, लेकिन आप इससे फायदा उठा सकते हैं बजाय आप नुकसान उठाने के। और मैं समझता हूँ दुनिया की इस वक्त लॉ बदली हो रहे हैं। खुद अमेरिका कांग्रेस में ये बिल पास होने वाला है, जितनी ऑफशोर कंपनी बैंकों में पैसे अगर कोई सोर्स नहीं बताएगा तो उनके पैसे फ्रीज हो जाएंगे। अभी बैंक ऑफ कनाडा के उन्होंने पैसे फ्रीज किए हैं। शाह ईरान के आप देख लें, पेरिस में उनकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी बिलियन डॉलर की। पहले ही जल्द कुछ फैसला खुद कर लेना चाहिए। के देख लें तो इनके सारों के पैसे फ्रीज हो चुके हैं। अब उनकी नजरें इन पैसों पे लगी हुई हैं और मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि वो ले जाए चोरों पे मोर पड़ जाए, तो आप बेहतर है कि आप अपने मुल्क में मंगवा लें। अच्छा, अभी आपने कहा कि सही रास्ता कोई देना चाहिए, महफूज रास्ता। जी बिल्कुल, वो महफूज रास्ता वही है कि लीगल तरीके से कुछ कर ऐसा रास्ता बना लिया जाए क्या। तो एक बात इससे मेरे जहन में एक सवाल है कि लोग ये कहते हैं कि हमारा पैसा जो है हम पाकिस्तान अपना भेजते रहते हैं, लेकिन बैंकों के जरिए वो पैसा नहीं आता, तो फिर उसका तो साफ इशारा यही है कि आप लोगों के जरिए आता है। नहीं ना, हमारे जरिए नहीं आता, हमारा जितने होता है इसको ये हुंडी हवाला अलग एक चैनल चल रहा है और वो हमारे हम उसमें शामिल नहीं लगता, खत्म नहीं किया जा सकता। नहीं, हुंडी हवाला ऐसा चीज है, देखो जी बैंक वजूद में 1800 में, उससे पहले हुंडी हवाला ही था, यानी कि बैंक की माँ जो है हुंडी हवाला है, इससे पैदा हुआ है बैंक। तो ये एक नस्ल दर नस्ल एक ट्रांजेक्शन हो रही है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ये सिर्फ पर्सनल जाती इंटरेस्ट पे होता है। तो ये पूरी दुनिया, अमेरिका से हमारे पीछे मीटिंग थी, लोग आए और उन्होंने हमारे से मीटिंग की और उन्होंने बोला जी हुंडी हवाला क्या चीज़ है। मैं जी आपके इसको अंग्रेजी में मनी ट्रांसफर कहते हैं और यहाँ हुंडी हवाला कहते हैं, फर्क इसका यही है। आपके मुल्क में भी होता है, फर्क कितना पड़ जाता है सिर्फ एक लैंग्वेज चेंज होने से, और तो कुछ भी नहीं है। तो वो उन्होंने एक्सेप्ट किया और मैंने कहा जी ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को खाम खा बदनाम हो रहा है, ये पाकिस्तान वैद मुल्क नहीं जहाँ वहाँ, बल्कि आपके तो ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा ड्रग जो है अमेरिका में फरोख्त होती है और उसका पैसा सारा हुंडी हवाले से ही आता है। तो उन्होंने ये चीज़ें ऐसे नहीं कि पाकिस्तान को बदनाम ज़्यादा किया जाता है। मलिक साहब, ये आप बिल्कुल सही बात करें। हकीकत है कि हम बात को समझते कम हैं, उसे आगे गलत तरीके से ज़्यादा नेगेटिव वे में लेके चले जाते हैं। मलिक साहब, इस पर मज़ीद हम बात करते हैं। पाकिस्तान के अभी आगे क्या जो है आने वाला जो बजट है वो क्या, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्या मज़ीद रुपया पैसे की भी बात करते हैं, क्योंकि आप तो जब आते हैं तो हम इसको ही समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर क्या है या पाकिस्तानी करेंसी असल में क्या होनी चाहिए। इससे मज़ीद बात करते हैं मलिक साहब से, हमारे साथ ही। मलिक साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। जी
जी जनाब, ब्रेक से आगे वापस, और ब्रेक पे जाने से पहले भी बात हो रही थी डॉलर पे, बजट पे, हमारा जो इस वक्त जो मुल्क की मईशत है इस पे बात हो रही है। हमारे साथ है मलिक बोस्तान साहब। मलिक साहब, ब्रेक में भी हम यही बातें करते रहे वैसे, टॉपिक यही है तो यही करेंगे। अच्छा, जाने से पहले ब्रेक पे मैं आपसे जानना चाह रही थी जो आने वाला बजट है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोग क्या सोचते हैं? बजट देखो, पूरी कौम की उम्मीदें बजट पे होती हैं। अमीर जो हैं वो खौफजदा होते हैं, पता नहीं कितने टैक्स लग जाएं, गरीब ये होते हैं पता नहीं क्या हमें रिलीफ मिल जाए शायद। तो हुकूमत को ज़ाहिर है गरीबों की ज़्यादा बात सुननी चाहिए, और जो लोग सुनती है गरीबों की बात हुकूमत, आपका क्या ख्याल है? वैसे पिछले साल भी उन्हें तनख्वाहें बढ़ाई थी, तो इस पर भी लोगों की उम्मीदें हैं कि तनख्वाहें बढ़ेंगी, और क्योंकि तनख्वाहदार तबका जो है वो चाहता है कि हमारी तनख्वाहें बढ़ें, तो हुकूमत को मेरे ख्याल बढ़ानी भी चाहिए। और बजट, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बड़ा दिफाई, इंडिया हमारे सामने दिफा में बहुत ज़्यादा खर्च, $100 बिलियन दिफा पे खर्च कर रहा है, तो हमें भी करना पड़ेगा। तो उसमें हमारा बजट ये भी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पाकिस्तान है तो सब कुछ है, तो हमारी तो हुकूमत को फौज को भी मजबूत करना है। और जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं हमारे इर्द गिर्द, पाकिस्तान इस वक्त बीच में सैंडविच बन के रह गया है, और इंटरनेशनल गेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर नजरें जमा के बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मलिक साहब, अभी आपने एकदम से जिक्र किया इंडिया का, तो इससे पहले कि मेरे जहन से सवाल निकल जाए कि इंडिया ने जो हाल ही में ईरान के साथ मुआहदा किया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान पे इसके क्या असरात होंगे? देखो, ये वो कहते हैं ना, इंडिया ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए मुआहदा किया है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना से साइन किया है, तो पाकिस्तान, पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पे लग गई थी, और पूरी दुनिया पाकिस्तान से जो है वो राब्ते कर रहा था कि ये हमें भी शामिल किया जाए। और वज़ीर-ए-आज़म साहब ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान और सारे सेंट्रल एशिया का दौरा भी किया है। तो चाइना का क्योंकि बहुत बड़ा इंटरेस्ट था कि किसी तरह ये रोड बने, और पाकिस्तान को उसकी जो है इस वक्त जो वो क्रूड ऑयल आ रहा है 70% उसका जो है मिडल ईस्ट से आ रहा है, तो उसको जो है $5 अरब सिर्फ उसकी ट्रांसपोर्ट में बचत होती है। उसके जो क्रूड ऑयल पहले 4 हफ्तों में पहुंचता था ग्वादर के बाद, वो 1 हफ्ते में पहुंचेगा, और उसकी जितनी भी एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया, यूरोप में चली जाएगी। तो इंडिया और अमेरिका की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा न उठाए और चाइना फ़ायदा न उठाए। तो इंडिया को ये मुआहदा जो है मुआहदा किए गए कि ये 4 बार जो उनकी बंदरगाह है उसको प्रमोट किया जाए, और इंडिया का जो है ट्रांसलेट उसको यूज़ किया जाए, और उसके जो है जितनी भी एक्सपोर्ट है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और आगे पहुंचाई जाए। तो उनकी पूरी कोशिश है कि ये जो अहमियत है पाकिस्तान की ख़त्म हो जाए, और चाइना किसी तरह इसमें शामिल ना हो, इसमें बड़ी साजिशें हो सकती हैं। और चाइना के जो पीछे आर्मी के चीफ आए थे, और पाकिस्तानी चीफ भी वहाँ गए हैं, और उन्होंने बड़े अच्छे अल्फाज कहे कि हम बड़े इस हुकूमत के और फ़ौज के, हमें बड़ी खुशी हुई है कि ये चाइना कॉरिडोर किस तरह हिफाजत कर रहे हैं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है। तो ये बड़े ऑनर की बात है कि उन्हें एहसास है कि पाकिस्तान दिलो जान इस रोड को बनाने में अपने लगा हुआ है। सही। तो अच्छा, मैं समझता हूँ ये रोड बन जाएगा तो पाकिस्तान के किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे, और पाकिस्तान के इकोनॉमिक गोल्डन कॉरिडोर। मैं आपसे ये पूछने लगी थी, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है सीपेक का क्या असर पड़ेगा जो पाकिस्तान का रुपया है और इकोनॉमी है? देखो जी, $46 अरब बहुत बड़ा अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, और हर साल ये 16 साल का प्रोजेक्ट है, और हर साल $3 अरब कम से कम यहाँ जो है वो उनको एक टारगेट है, और उसमें 30% जो है वो पाकिस्तान में खर्च होगा। तो $800-900 मिलियन पाकिस्तान में खर्च होंगे। पाकिस्तान की जो 18 तक गवर्नमेंट का एक टारगेट है कि जो पाकिस्तान के बिजली का बहरान है ये ख़त्म हो जाएगा, और जगह जगह यहाँ 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा, और हर जगह पे जो यहाँ सनतें लगाई जाएंगे, और यहाँ से जो है लोग जो है पूरा हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगी, और पाकिस्तान चाइना की तो बढ़ेगी, और पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। अभी एक्सपोर्ट को क्या हुआ है हमारी, अगर हम एक्सपोर्ट पे बात करें तो? अभी एक्सपोर्ट हमारी गिरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इंपोर्ट भी गिरी है। आप देखें हमारे क्रूड ऑयल जो है वो उसकी बजट में $4 अरब का फायदा हुआ है 1 साल में हमें। तो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की गिरी है, पाकिस्तान की नहीं गिरी, चाइना की गिरी है, अमेरिका की गिरी है, यूरोप की गिरी है। और उसकी बुनियादी वजह है कि क्रूड ऑयल की वजह से जो है जो बजट है मिडिल ईस्ट के और सऊदी अरब के ख़ास तौर पे वो आउट हो चुके हैं। जैसे मैंने पहले कहा $95 अरब का, और इस साल हो सकता है उनका ज़्यादा नुकसान हो, तो उन्होंने अपने तरक्याती बजट सारे कट कर दिए। इस तरह उन्होंने अपनी इम्पोर्ट कम कर दी है अपने आप को बचाने के लिए।
तो अब उनकी डिमांड जब कम हुई है, प्रोडक्शन तो इसी तरह ही हो रही है पूरी दुनिया में, तो प्रोडक्शन ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई है, जिसकी वजह से पैदावार बढ़ गई है, डिमांड कम होने की वजह से एक्सपोर्ट कम हो गई है। तो इसमें पाकिस्तान की उसकी लपेट में आया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि जैसे उन्होंने चीनी पे रिबेट दी है, चीनी 7 रुपये किलो, इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि अगर वो हमारा चावल जो है बड़े 2 साल से कम एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर रिबेट देना चाहिए। और इस तरह हमें वैल्यू एडेड में आना होगा। जो बजट की आपने बात, जब तक हम वैल्यू एडेड में नहीं आएंगे, प्रोटेक्शन में नहीं आएंगे, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त हमारा रॉ मटेरियल बेहिसाब एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन वो वैल्यू एडेड ना होने की वजह से जो चीज़ हमारी जो है 10 गुना उसका रेट बढ़ जाता है। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि लॉ एंड ऑर्डर अब बेहतर हुआ है और मैं समझती हूँ कि आगे चल के पाकिस्तान में जो है हुकूमत अगर यूटिलिटी जो है वो काबू कर लेती है और बिजली के बहरान में काबू पा लेती है। यही तो बेसिक हैं, बेसिक चीज़ें हैं। जी जी, यूटिलिटी के बगैर आप कैसे कर सकते हैं। और हमारा आप देखो ना, बांग्लादेश है, इंडिया है, वो हमारा कंपटीटर है, और श्रीलंका है, तो वहाँ यूटिलिटी के बिल बहुत ज़्यादा कम है। हमारे उनसे कई जगह पे 100% ज़्यादा है, किसी पे 50% ज़्यादा है। तो हुकूमत को इसको भी सोचना होगा। जो एक्सपोर्टर है उनकी डिमांड है जी हमारे जो है रिफंड नहीं क्लेम $3 अरब के हैं वो हमारे वापस नहीं किए जा रहे। हमारा कैपिटल जो है वो ख़त्म हो चुका है। जब कैपिटल ही नहीं है तो हम किस तरह मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। जब बजट की बात कर ही रहे हैं, रेवेन्यू किस तरह बढ़ाया जाए, टैक्स नेट किस तरह उसमें लोगों को लाया जाए। हर साल हम देखते हैं कि दावे हैं और उसको कहा भी जाता है कि हम इतने लोग लेकर आएंगे, इतने लोग आएंगे। क्या देखो अगर आप डेटा देखें तो कामयाब नहीं हुआ। देखो ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। आप देखें 2010 में 16 लाख टैक्स पेयर थे। कितने? 16 लाख। अब 10 लाख रह गए, 6 लाख कम हो गए। तो ये हमारी FPR की नालायकी समझ जाती है कि 6 लाख आपके लोग क्यों कम हो गए, बढ़ाने की बजाय कम हो गए। अभी आपने पिछले स्टेटमेंट पढ़ी होगी, FPR ने कहा जी हम 32 लाख लोगों तक पहुंच चुके हैं। उनका हर डेटा हमारे पास आ चुका है, उन्होंने कितने स्टेबल किए, उतनी उनकी पिजारों हैं, इतने उनके बंगले हैं। तो भाई खुदा के बंदों को पकड़ो, आप उनको पकड़ नहीं, आप तो जो बेचारे टैक्स दे रहे हैं उनको आप मुर्गा बना रहे हो। और अब तो मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि मलिक साहब उस 16 को ही पूरा कर दो दोबारा से। तो ये अगर 32 लाख आ जाते नेटवर्क तो 50 लाख टैक्स पेयर हो जाता और 15,000 बिलियन का रेवेन्यू आ जाता, जिस तरह उन्होंने डेटे बताए हैं। तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाती। लेकिन ये तो उन्होंने उसको एमनेस्टी स्कीम दे के फिर उनको अम्ब्रेला दे देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत बात है। आप जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको वेलकम करें, उनको इतना ना निचोड़ें कि वो टैक्स देने ही बंद कर दें या कारोबार। और यही रीजन है जब ये सूरत हाल पैदा करें तो आज हम ये देख रहे हैं कि 16 के बजाय 10 रह गए। हाँ तो यही है ना, आप जो टैक्स देते हैं उसको इतना आप निचोड़ते हैं नींबू की तरह कि उसमें रस ही नहीं रहता। तो अभी एक्सचेंज कंपनी को मैंने मिसाल दी है, 33% हम इनकम टैक्स दें, 32% सेल टैक्स दें। यही तो वजह है कि आज वो जो 1200 हैं तो वो बढ़ नहीं रही हैं, 6000, जबकि आपने कहा कि अगर हम इसको लगाएं अंदाजा तो 6000 के करीब। ये सारी चीज़ें सामने होती है ना, आदमी जो अब इबरत का निशान बन जाते हैं। तो ये मैं समझते हूँ FPR को सोच समझ के फैसले करने चाहिए और अपने टैक्स पेयर को बढ़ाना चाहिए। और जो लोग देखो जो लोग 10-10 करोड़ के बंगले में बैठे हैं, गजब खुदा का 1 रुपया टैक्स नहीं देते, उनको आप कुछ भी नहीं कहते, उनको आप कहते हैं ठीक है जी आप। ये उन्हीं 32 लाख लोगों में से है ना। हाँ बिल्कुल। तो पाकिस्तान में फिर ये सवाल करना मेरा तो मुझे लगता है ये बेवकूफ़ी होगा, लेकिन चले मैं लोगों के जानने के लिए आपसे कर लेती हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त ब्लैक इकॉनमी जो है बहुत ज़्यादा फ़रोग पा रही है। क्या वजह है इसकी? देखो जी, ये तो नैब ने कहा है कि 20,000 बिलियन की वॉल्यूम है, 20,000 बिलियन का पाकिस्तान ब्लैक इकानमी है। ये कुछ छोटा मोटा फिगर नहीं है, लिखने में भी बड़ा टाइम लगता है। तो आप देखें, आप ब्लैक इकानमी का क्या नुकसान हुआ है कि आपके देखो कारोबार ही खत्म हो गया। लोग प्रॉपर्टी के अलावा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। आप जो डिफेंस की प्रॉपर्टी आज से अगर 10 साल पहले देखे तो 500 गज का जो प्लाट था वो तकरीबन 1 करोड़ का था। बिल्कुल सही बात है। इंडस्ट्रीज लोगों ने बंद कर दी, मिलें बंद कर दी हैं, सारे प्रॉपर्टी में आ गए और सारे जो है ये तो बड़ा अच्छा काम है भाई। एक चीज जो है साल में 3 गुना बढ़ जाती है। आप डिफेंस के प्लाट जो थे 1 करोड़ से 10 करोड़ के हो चुके हैं। जो 120 घर के छोटे छोटे घर थे, जो फ्लैट थे, वो 4-4 करोड़ के हो चुके हैं। बैरिया आपके सामने है, DHA सिटी आपके सामने है। सारा ब्लैक मनी का पैसा इसमें प्रॉपर्टी में जा रहा है। तो खाक लोगों को इंडस्ट्री पे लगाएंगे या लोग क्या अब इतने टैक्स लगा के जो लोग तो तौबा तैब हो चुके हैं। इससे तो साफ जाहिर है जिसके पास ब्लैक मनी होगी वही ये वाले वो अपने पैसे को बाहर वो जो है आपकी प्रॉपर्टी भी हो सकेगी। बाहर भी अब पैसा ले जाना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और बाहर पहले दुबई की मार्केट है वो भी नीचे जा रही है। और आगे जो कानून बन रहे हैं, कानून ये बन रहे हैं कि जो भी पैसा उसका सोर्स लाजमी लिया जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में पैसा किसी का महफूज नहीं रहेगा। तो जो समझदार लोग हैं वो अपना
पैसा वापस पाकिस्तान लेके आ रहे हैं। और हुकूमत को मैं चाहता हूँ कि जो ऐसे इंसेंटिव दे और ऐसे स्कीमें बनाए, कम से कम टैक्स लगाए, यूटिलिटी को बेहतर बनाए और लोगों को इंडस्ट्री की तरफ लेके आए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान का देखो ना इस वक्त $60 अरब के कर्जे हो चुके हैं और आगे मजीद अगर खुदा न खास्ता हम इसी हालत में रहते हैं और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। अच्छा मलिक साहब, मैं तो रोज़ाना की बुनियाद पर जब प्रोग्राम कर रही होती हूँ बजट के हवाले से, बजट जो आने वाला है उसके ऊपर जब बात हो रही होती है, तो या मैंने जितने भी इसके बारे में रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, फीचर्स पढ़े हैं, तो उसमें तो यही बात हो रही थी आगे आने वाले दिनों में जो बजट आने वाला है उससे हमेशा की तरह इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी और उसके साथ साथ लोग जो हैं और जो गरीब है वो गरीब से गरीब, ये इस किस्म की बातें आ रही हैं। इज इट ट्रू? क्या ऐसा है आगे आने वाले दिनों में, आने वाले बजट में देख रहे हैं? देखो जी, मैं समझता हूँ हमारे एक तो सियासतदानों को एक चीज़ तय करनी होगी कि जो भी हुकूमत आ जाए उससे 5 साल छेड़ा ना जाए, उससे काम करने दिया जाए। अब हुकूमत अपने आप को बचाने में पहले आपके सामने धरने 2014 में रहे तो हुकूमत को अपने लाले पड़ गए किस तरह धरनों से जान छुड़ाई जाए। और अभी 1 साल उन्होंने उसमें गुजार दिया, ज़ाया कर दिया, सारे तोड़ जोड़ उसी में लगे रहे। अब पनामा लीक्स वाले में लग गए हैं, साल इसमें ज़ाया, पीछे बचेगा क्या? अगर खुदा न खास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होता है तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा? ये बैठ के सबको फैसला करना है कि पाकिस्तान की अगर इकानमी को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान को ऊपर ले जाना है, तो हमें जो भी हुकूमत आई है जैसी भी आई है उसको 5 साल हुकूमत करने दें, उसको खुल के, ताकि उसको ये खौफ ना हो कि मैंने आज इसको मनाना है, उसको उससे जान छुड़ानी है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकानमी को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। और सियासी जमातें सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े उनके कौम के तर्जमान हैं, तो मैं समझता हूँ उन्हें इस पे पहले फैसला करें, उसके बाद इलेक्शन लड़े। आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मलिक साहब ये भी लोग भी तो ये फिर देख रहे हैं ना कि ये जो सब कुछ आया है ऑफशोर कंपनीज का या पनामा लीक्स का पेपर्स जो आए हैं सब, तो ये भी तो उन्हीं लोगों के जो हुकूमत में है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उन्होंने तो कहा जी हम कमीशन बनाना चाहते हैं, हम हुकूमत को, अपोजिशन को साथ लेके चलने को तैयार हैं, जो इस वक्त होल्ड किए हुए हैं आपके मुल्क पर। तो उन्होंने तो ऑफर दे दिया और उन्होंने कहा, पहले उन्होंने कहा जी कमीशन बनाए, उन्होंने कमीशन बना, फिर उन्होंने कहा जी चीफ तो हर चीज़ पे बनते हैं, आपको पता मलिक साहब, कुछ होता है कमीशन बिठा दिया जाता है। चलें, करप्शन बड़ा एक कॉमन वर्ड है हमारे यहाँ, हो सकता है पूरी दुनिया में ही हो, मगर उस लिहाज से नहीं जिस तरह के हमारे यहाँ देखने में आता है करप्शन। कुछ दिनों पहले देखा हमने कि इतना ज़्यादा पैसा पाकिस्तानी में निकला बलूचिस्तान के वज़ीर ख़जाना के पास ही, तो हाँ पता है। अभी हम देख रहे हैं आज ही नैब ने जो है गिरफ्तार किया है खालिद लांगो और भी एक दो अफराद हैं। क्या नहीं, ये बड़े अच्छे फैसले हैं, मिसालें आपके सामने आ रही हैं। नहीं, ये बड़े अच्छे फैसले हैं और ऐसे होना भी चाहिए। जो आज से पहले नहीं आज हो गए तो ये भी हुकूमत का ही कारनामा है। तो बहुत अच्छी बात है, ये बिल्कुल करप्शन क्या, क्यों करप्शन कम होगी और लोगों को खौफ पड़ेगा कि हम महफूज नहीं है, जो हम समझ रहे थे। बैरोक्रेट पहले में अपने आप को सुपर पावर समझते थे और जितने बैरोक्रेट पे हाथ डाला गया, जो ये आपके वज़ीर ख़ज़ाना, ये मेरे ख्याल फाइनेंस सेक्रेटरी थे वहाँ के बलूचिस्तान के, और अब उसके बाद जो है शफकत चीमा साहब पे हाथ डाला गया, उसके बाद आज 2 नाम और आ गए और भी कई नाम आ सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा फैसला है और इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। ये जी करप्शन के ख़िलाफ़ है, करप्शन को ख़त्म करना चाहती है। तो मैं समझता हूँ जो भी लोग रिश्वत लेते हैं उनकी अब इस वक्त नींदें हराम हो चुकी हैं, तो इससे पाकिस्तान का मैच बेहतर होगा दुनिया में भी, और इनको जब सज़ा मिलेगी, इनकी जब प्रॉपर्टियाँ फ्रीज होंगी, तो जो भी रिश्वत लेने वो सोच समझ के फैसले करेंगे, हाँ, काबिल इबरत का निशान बन जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा फैसला है और हमें वेलकम करना चाहिए। चलें, गुड, आपने अच्छी बात कही कि वाकई अगर हमारे सामने इस तरह की मिसालें बनी, क्योंकि हम तो देखते हैं कोई भी केस सामने आता है या कोई बात आती है तो उस पर तमाम कमीशन बिठा दी जाते हैं, और वो कमीशन जो कर रहा है हमें हमारे पास रिपोर्ट दोबारा नहीं आती, उसका एंड क्या हुआ ये पता नहीं चलता। अमूमन यही होता है ना। नहीं, देखो मैं बात करूँ, देखो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपोजिशन के कहने पे चीफ जस्टिस को ख़त लिखा, उन्होंने कहा ठीक है जी, आप अपनी टर्म एंड कंडीशन जो है वो आप भेजें तो मैं इस पर एक्शन लूँगा। अब अपोजिशन ने कहा जी ठीक है, हम मिल बैठ के अब उनका इजलास चल रहा है, तो मैं समझता ऐसा कोई ज़ाब्ते अखलाक बना दें करप्शन के ख़िलाफ़ कि किसी को ज़रूरत ही नहीं हो, कोई आदमी रिश्वत लेने से 100 बार सोचे, और उसके जहन में जब आएगा, देखो पहले आप देखते हैं तो कोई रिश्वत लेता था तो हर आदमी उससे नफरत करता था। अब हमारा स्टेटस चेंज हो चुका है, अब हम ये जी फलाना कस्टम में, फलाना FIA में, फलाना अजीब बात है आपने कही, पुलिस में, जितना इसका मतलब हमने सबको पता है कि ये जो है ब्लैक मनी होगी, इतनी आसानी से नहीं होता, लेकिन उसकी इज्जत उतनी ज्यादा, उसकी इज्जत बढ़ा रहे हैं और उसको पहले उससे नफरत करते हैं, आप उन्हें इज्जत का दर्जा देते हैं। तो हमें भी फैसले करने होंगे, हमें भी जो है अवाम का भी काम है कि किसी तरह इन लोगों को बेनकाब करें, और हुकूमत को मैं समझता हूँ ऑनलाइन कोई ऐसा नंबर दे देना चाहिए, कोई जो भी रिश्वत तलब करे
उस पर उसकी कंप्लेन दर्ज कराए। तो ये कि यहाँ पे तो सबको ये बात मालूम है कि छोटे से लेके बड़े तक जो है सब इसी उस पर चले जाए, वो छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर हो। देखो फैसले तो करने होंगे, मुश्किल फैसले भी करने होंगे, एक्शन भी लेना होगा, सजा भी देनी होगी, तब भी जाके लोग जो है वो, क्योंकि ऑनलाइन नंबर वही लोग देंगे ना जो इससे बचना चाहते होंगे या वो बचे हुए खुद होंगे। नहीं, एक सिस्टम बन जाएगा, कंप्लेंट लार्ज हो जाएगी तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ एक्शन होगा, लोगों को खौफ तो होगा कि एक आदमी ऑनलाइन मेरी कंप्लेंट भी हो सकती है, तो उससे ये कि उसका रेशियो कम हो जाएगा और इतनी जरूरत नहीं रहेगी जो सरेआम लोग मांगते हैं, उनको सरेआम मांगने वाली जरूरत खत्म हो जाएगी, सोच समझ के रेशियो तलब करेंगे। मलिक साहब एक चीज़ और, इससे पहले कि हम प्रोग्राम वाइंड अप करें, 2-3 मिनट हमारे पास हैं, लोगों को बताइए ज़रा आपके अगर उनका पैसा बाहर है तो कितनी आसानी से वो ला सकते हैं, अगर बैंकों के थ्रू नहीं लाते हैं, डरते हैं लोग, आपको जाहिर बात है फिर आपको बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। देखो जी, मैं समझे बड़ा ये ना हो कि वो भी इबरत का निशान बन जाए, इसी तरह उनके भी। नहीं, मैं समझता हूँ कि हुकूमत का बड़ा अच्छा फैसला है और ये कानून अभी भी मौजूद है। ये इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 92 FE 25 फॉरेन जो इसके तहत हर पाकिस्तानी को ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, बैंक के ज़रिए जितने भी पैसा लेके आएगा या लेके जाएगा उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सिवाय टेररिस्ट फंडिंग आप करते हैं, कोई इंक्वायरी में आपका नाम आ जाता है आपने वो अलग बात है, वरना आपको कोई अदारा कोर्ट की इजाज़त के बगैर आपके कोई ना अकाउंट खोल सकता है ना आपसे क्वेश्चन कर सकता है। तो जिन भी पाकिस्तानियों के बाहर पैसा मैं उनसे अपील करूंगा कि अभी भी मौका है, वो पाकिस्तान अपना लेके यहाँ के इन्वेस्टमेंट करें और बैंक की तो कोई आप पूछ गुछ नहीं है, बिल्कुल कोई अदारा आपसे नहीं पूछ सकता ना जब तक कानून बदली नहीं हो जाता। थैंक यू सो मच मलिक साहब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। और नाज़रीन आपसे कहूँगी कि बड़ा अच्छी बात करके जा रहे हैं मलिक साहब, कि उनका कहना यही है कि अगर आप लोगों की पैसा बाहर है तो उसे बैंक के थ्रू लाएं, कोई आपसे पूछगछ नहीं होगी, इससे अच्छा साइन क्या होगा। इसी बात के साथ महानूर अली को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।